सोचिए, एक तरफ तो देश में बना एकदम नया चमचमाता हुआ फाइटर जेट है, डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार, और दूसरी तरफ वही एयरफोर्स जिसके लिए वो बना है कह रही है हमें ये अभी नहीं चाहिए। तो ये कहानी है तेजस जेट को लेकर हुए एक बहुत बड़े गतिरोध की, जहां देश की दो ताकतवर संस्थाएं आमने सामने आ गईं। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा हुआ क्यों? मतलब एक तरफ तो इन जेट्स की सख्त ज़रूरत है और दूसरी तरफ क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करने की बात। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। और यहीं पर देखिए सारा मसला साफ हो जाता है। बनाने वाली कंपनी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL वो कह रही है जेट्स तैयार हैं, ले लीजिए। लेकिन कस्टमर यानी हमारी इंडियन एयरफोर्स उसका कहना है नहीं, अभी नहीं, जब तक हमारी हर एक शर्त पूरी नहीं हो जाती हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये सीधी सीधी लड़ाई थी रेडी वर्सेस राइट की। ओके, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले इसके दो मेन प्लेयर्स को जानना जरूरी है। एक तरफ है हमारा ये जबरदस्त फाइटर जेट और दूसरी तरफ है उसे बनाने वाली एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी। तो ये है हमारा हीरो तेजस मार्क 1A। और देखिए ये कोई ऐसा वैसा प्लेन नहीं है, इससे कहते हैं 4.5 जनरेशन का फाइटर। मतलब इसमें चौथी पीढ़ी के जेट्स की ताकत तो है ही, साथ में पांचवी पीढ़ी की कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी डाली गई है। इसमें लेटेस्ट रडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है और ये अस्त्र और ASRM जैसी दुनिया की बेस्ट मिसाइलों को भी दाग सकता है। सीधी सी बात है, ये जेट भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसे बना कौन रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। ये एक सरकारी कंपनी है और जब भारत के एरोस्पेस की बात होती है तो ये एक बहुत बहुत बड़ा नाम है। इसका साइज और इसका तजुर्बा ही इसे इस पूरी कहानी का एक अहम खिलाड़ी बनाता है। जरा इसके स्केल को समझने के लिए कुछ नंबर्स देखते हैं। HAL का सालाना टर्नओवर 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। ये बहुत बड़ी रकम है और ये दिखाती है कि ये कंपनी कितनी विशाल है और देश की रक्षा के लिए कितनी जरूरी है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या देखिए, करीब करीब 25,000 एम्प्लॉइज, मतलब 25,000 परिवार। ये देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। और जहाँ तक तजुर्बे की बात है तो HAL अब तक 11,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स की ओवरहॉलिंग कर चुका है। मतलब ये इस फील्ड में कोई नए खिलाड़ी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इतना बड़ा और अनुभवी है तो फिर ये झगड़ा हुआ ही क्यों? चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये असहमति थी किस बात को लेकर, इसके पीछे की टेक्निकल वजहें क्या थीं। इस पूरे विवाद की जड़ में है ये एक शब्द ASQRS यानी एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। अब ये है क्या? देखिए आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत लंबी, बहुत डिटेल्ड चेकलिस्ट होती है जिसे एयरफोर्स बनाती है। इसमें हर छोटी से छोटी चीज लिखी होती है और कोई भी हथियार एयरफोर्स में तब तक शामिल नहीं हो सकता जब तक वो इस लिस्ट के हर पॉइंट पर, मतलब हर पॉइंट पर खरा ना उतरे। तो देखिए मामला इतना ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं था। HAL कह रहा था कि देखो जेट की सारी बड़ी बड़ी क्षमताएं तो रेडी हैं, बस कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर अपडेट्स बाकी हैं जिसके लिए हमें थोड़ी छूट दे दो। लेकिन एयरफोर्स का स्टैंड एकदम क्लियर था कि जब तक चेकलिस्ट का हर एक बॉक्स टिक नहीं हो जाता हम जेट को इंडक्ट नहीं करेंगे, बात खत्म। और इस पूरे मामले को और उलझा रहा था एक बाहरी फैक्टर। देखिए इन जेट्स के लिए इंजन आते हैं अमेरिका से और उनकी सप्लाई चेन में हो रही थी देरी। जाहिर है इससे डिलीवरी की पूरी टाइमलाइन पर प्रेशर बढ़ रहा था और मामला और भी पेचीदा हो गया था। आइए जरा एक नजर इस पूरी कहानी की टाइमलाइन पर डालते हैं। फरवरी 2021 में 83 जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। फिर मार्च 2024 में पहला जेट अपनी पहली उड़ान भरता है और फिर आता है फरवरी 2026 जहां कुछ ही हफ्तों के अंदर पहले HAL कहता है जेट तैयार है, फिर एयरफोर्स मना कर देती है और आखिरकार एक समझौते पर बात बनती है। तो सवाल ये है कि जब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े थे तो ये डेडलॉक टूटा कैसे? आखिर बीच का रास्ता निकला कैसे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एयरफोर्स ने 3 नॉन नेगोशिएबल शर्तें सामने रखी। मतलब इन 3 चीजों पर कोई समझौता नहीं होगा। पहली, मिसाइल फायरिंग के सारे टेस्ट और सर्टिफिकेशन पूरे हों। दूसरी, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट हों। और तीसरी, पूरा का पूरा वेपन्स पैकेज भी फुली इंटीग्रेटेड हो। और यहीं पर हुआ असल समझौता।
रक्षा मंत्रालय और एयरफोर्स ने मिलकर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एचएएल से कहा, ठीक है, आप ये 3 सबसे ज़रूरी शर्तें पूरी कर दीजिए। इनके अलावा जो दूसरे कम ज़रूरी काम हैं, उनके लिए हम आपको छूट देते हैं। वो काम आप डिलीवरी के बाद भी करते रह सकते हैं। अब ज़रा इस एक घटना से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इसकी बड़ी तस्वीर क्या है। मतलब भारत के लिए, उसके नेशनल एम्बिशन और सिक्योरिटी के लिए इस पूरे मामले के क्या मायने हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ जेट्स की डिलीवरी का मामला नहीं था। इसके पीछे दांव पर बहुत कुछ लगा था। एक तो एयरफोर्स को स्क्वाड्रन्स की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है, उन्हें जेट्स की सख्त ज़रूरत है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल प्रेशर। हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। और तीसरा, ये राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की बात है। तेजस प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत पहल का चेहरा है। तो इस टेबल में हम साफ देख सकते हैं कि कैसे हर किसी की अपनी अलग प्रायोरिटी थी और सारा टेंशन इसी वजह से था। एचएएल को अपने प्रोडक्शन टारगेट पूरे करने थे, एयरफोर्स को एक 100% फिट फॉर वॉर जेट चाहिए था और सरकार को इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना था। और सोर्स का ये कोट इस पूरी सिचुएशन को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। ये समझौता क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक जबरदस्त पुश है कि हम अपने देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे, भले ही उनमें कुछ कमियां हों। ये असल में जरूरत और क्वालिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। नेशनल डिफेंस की इस हाई स्टेक्स दुनिया में क्या आत्मनिर्भर बनने की जिद परफेक्शन की डिमांड के साथ साथ चल सकती है? क्या हम हर चीज के 100% परफेक्ट होने का इंतजार कर सकते हैं जब हमें उसकी जरूरत आज है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के डिफेंस सेक्टर का भविष्य तय करे।